Hello everyone, today we will start our class with a new topic that is laws of limiting friction. After this topic we will study about laws of kinetic friction, coefficient of friction and there are many more topics. Okay. So first of all हम बात करें laws of limiting friction की तो limiting friction हमने previous class में discuss किया था. What do you mean by static लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन? होपफुली आपने वो पहले वाला वीडियो, इस वीडियो से पहले वाला सीक्वेंस में आप देख लेना, और नहीं देखा है तो इस वीडियो को समझने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, तो वो वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है. सो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए लॉज एक तरीके की गाइडलाइन है, ठीक है, कि किन किन सर्कमस्टांसेस पे, सिचुएशन पे, फैक्टर पे लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करेगा. ये लॉज यही चीजें बताएगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को गवर्न करने के लॉज बताएगा, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें लिमिटिंग फ्रिक्शन की तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कह रहा है कि द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम F सबस्क्रिप्ट L से दिखाते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. कह रहे कि आपके पास ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, ठीक है, तो mg उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना. कह रहे कि जिस ब्लॉक पे, जिस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा लगेगा उस केस में उस बॉडी पे उतना ही ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा. फर्स्ट लॉ ये कहता है. तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमने F सबस्क्रिप्ट L से दिखाया है, is directly proportional to R, right. तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा म्यू सबस्क्रिप्ट L, और म्यू यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है, अब इसका नाम बताएंगे, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट. तो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा, इक्वल टू का सिंबल आया, कांस्टेंट आया एडजस्टिंग, और साथ में बना R, ठीक है. तो ये आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ हो गया है, या फिर म्यू एल यहाँ पे क्या चीज है बेटा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट. फिर बेटा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये भी बताया था कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है इसको हम F सबस्क्रिप्ट L से भी लिख देते हैं, या हम F सबस्क्रिप्ट S, मतलब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब मैक्सिमम हो जाए, क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो उसको भी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. देखो बेटा ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, दिस वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट, और ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, चाहे आप उसको F सबस्क्रिप्ट L से दिखाएं या F सबस्क्रिप्ट S की मैक्सिमम वैल्यू से. जब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाए तो उस केस में हम उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट. तो अब इस लॉ को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ को, क्योंकि कई बुक में ये वाला फॉर्मेट भी लिखा होता है. तो लॉ आपका क्या क्या कहता है, कह रहा है कि द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप क्या लिख सकते हो, F S मैक्स, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, राइट. अब फिर क्या है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हम हटाएंगे तो हमें गिफ्ट में इक्वल टू का सिंबल आएगा, गिफ्ट में कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, इनटू R, और ये कांस्टेंट क्या है, दिस इज द, ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को म्यू एल की बजाय हम क्या लिखेंगे, म्यू सबस्क्रिप्ट एस, ठीक है, और ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है बेटा. तो चाहे आपको ये वाला फॉर्मेट किसी बुक में मिले या ये वाला मिले, दोनों ही लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फर्स्ट लॉ को इंडिकेट कर रहे हैं. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये दोनों ही फॉर्मेट आपको याद रखने हैं. ये दोनों क्या है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो डिफाइन कर रहे हैं, राइट. इसको एज इट इज कोई फर्स्ट कहने की भी जरूरत नहीं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड, ठीक है.
अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये कह रहे हैं कि जो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कह रहे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये इंडिपेंडेंट होती है शेप एंड साइज ऑफ सरफेस। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड पे एक मास रखा हुआ है, वो सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, तो इस केस में इसका m मास है, तो इस ब्लॉक पे लगने वाली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस कौन सी हुई, mg हुई। नॉर्मल रिएक्शन कितनी हुई, ऊपर हुई। ठीक है, और थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि अब इसी सेम मास का मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दूं, क्या बना दूं, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दूं। अब इस पे लगने वाली डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, mg, और नॉर्मल रिएक्शन भी तो सेम है। तो दोनों ही केस में जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो सेम होगी। मतलब इसका शेप और साइज का कोई रोल नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड लॉ ये कहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप की ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, तो शेप चेंज होने से फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन चेंज नहीं होगी। राइट, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ पॉलिश एंड सरफेस इन कांटेक्ट। कहते हैं कि दो सरफेस रफ है तो उनके बीच में लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और दोनों सरफेस स्मूथ है तो जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम रहेगा। राइट, थर्ड फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, कह रहे कि इट एक्ट टेंजेंशियली टू द सरफेस इन कांटेक्ट। अब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वैसे तो हम इसी पॉइंट में बता सकते हैं, सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक बातों में। ठीक है, अब मान लो कि इस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया F, कितना फोर्स लगाया F, तो F फोर्स लगाने से इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश कर रहा है। जिस लिमिटिंग का केस है तो ये क्या है, जस्ट मोशन की वर्स पे है, तो उस केस में लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी, वो कहाँ लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के, और टेंजेंशियली लगेगी। जहां दोनों सरफेस कांटेक्ट में उसके टेंजेंशियली, और अपोजिट डायरेक्शन में। टेंजेंशियली तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता था, लेकिन टेंजेंशियली कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो एफ है। राइट, तो ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट एक्ट टेंजेंशियली टू द सरफेस इन कांटेक्ट एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चलने की वर्ड्स पे है, ठीक है, लेकिन उस टाइम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां लगेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन चारों पॉइंट के बाद में बेटा हम बात करेंगे लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी वही है जो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चारों के चारों पॉइंट ये क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। आप पूरा एज इट इज पूरी लैंग्वेज बना के लिखोगे। ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट लो कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है F सबस्क्रिप्ट के, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हम यहाँ पे हटाएंगे तो इक्वल टू का सिंबल आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा म्यू, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं म्यू सबस्क्रिप्ट के। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट, इनटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो म्यू के, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सेकेंड लॉ सेम है, कहना कि काइनेटिक फ्रिक्शन भी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एज इट इज लिखोगे, आप लिखोगे काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट भी सेम है। थर्ड पॉइंट ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, स्टेट ऑफ पॉलिश। दोनों सरफेस रफ है या स्मूथ है, दोनों सरफेस रफ है तो जो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और दोनों स्मूथ है तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी। ठीक है, रफनेस के केस में फ्रिक्शन बढ़ता है, आपको पता है, इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट भी सेम है।
फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि अब एक ऑब्जेक्ट है, एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो उन दोनों इस ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी और टेंजेंशियली एक्ट करेगी, राइट। तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन तभी आता है ना जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या कह रहा है कि काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट इज इंडिपेंडेंट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे कितनी हो, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द बोथ लॉ, अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ लॉ। इनको एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के अबाउट, जस्ट अभी जिसको हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, उसी की बात करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल म्यू से करेंगे, ग्रीक सिंबल है, ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू होता है ये बेसिकली रेशियो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, राइट। जो म्यू होता है F अपॉन में R का रेशियो, ठीक है। इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे MU, म्यू, ठीक है। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला बना म्यू इज इक्वल टू F अपॉन में R। आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को डिवाइड कर देना है, रेशियो ले लेना है इनका, ठीक है। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रहे हो, देखो दो तरह का अभी तक हमने जो फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो कोफिशिएंट हम जिसका कोफिशिएंट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में एक तो हमारा था लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस केस में जो F क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगी लिमिटिंग फोर्स अपॉन में R, ठीक है। अब सपोज करो कि आपका ये म्यू है, ये बन जाए काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। म्यू की क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू की को क्या लिखोगे आप, F के अपॉन में R, ठीक है। तो यहाँ से आप लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी हो तो म्यू इंटू R ऐसे निकाल सकते हैं, और आपको काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी हो तो म्यू के इंटू R ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी लिखते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू आर, ठीक है। अब आता है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है m, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस ब्लॉक पे आपने एक फोर्स एक्सर्ट की F, दिस इज योर अप्लाइड फोर्स, आप जो लगा रहे हो, ठीक है। और आपने जो फोर्स लगाई वो ये है, और इस ब्लॉक पे और कौन कौन सी फोर्स है, ब्लॉक का मास m है तो mg फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट कर रही है, ऊपर की तरफ, ठीक है। और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ब्लॉक इस डायरेक्शन में आप ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बनी स्मॉल f, क्या बनी, स्मॉल f। स्मॉल f क्या चीज है, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्मॉल f क्या चीज है, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। f क्या चीज है, अप्लाइड फोर्स, राइट। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है, अब इसी सिचुएशन को हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प लेके, सपोज करो ये मैंने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने क्या किया, इस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि यहाँ इस ओरिजिन पे देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रही है, इस डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रही है बेटा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ। देखो नॉर्मल रिएक्शन तो लग रही है यहाँ पे ऊपर की तरफ, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। बाकी मेरे को अप्लाइड फोर्स और वेट से लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लैम्डा को बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन आपको समझानी है कि
एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते किसको है? तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, तो कैसे निकालोगे? देखो नॉर्मल रिएक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स ही तो है नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, इन दो वेक्टर क्वांटिटी होगी, दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? ऐसे निकाल लोगे इनका रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है। अब इस केस में ये आपने ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाली लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट, ठीक है। और इसको मैं दिखा देता हूं कैपिटल एफ आर से, ठीक है। कैपिटल एफ आर यहां पे क्या चीज है? दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट है। मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखा हुआ है हमने सारा का सारा। अब एक बात बताओ, एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट और जो नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ही होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो, it is defined as the angle which normal reaction makes with the normal reaction किसके साथ में एंगल बनाएगी? with the resultant of force of friction और normal reaction, force of friction और normal reaction का जो resultant होगा उसके साथ में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, राइट। अब इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं कुछ पॉइंट बना देता हूँ, ये पॉइंट O है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो मैं यहाँ पे 10 लैम्डा निकालूं। ये सिंबल किसका होता है? लैम्डा का, ठीक है। यहाँ पे 10 थीटा निकालो। 10 थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना बना? AB, और बेस कितना बना? OA। तो 10 लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा? AB। AB की वैल्यू कितनी है? जितनी CO की वैल्यू है। आप यहाँ पे देख सकते हो AB इज इक्वल टू CO, ये क्या चीज है? F के इक्वल, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? F के इक्वल। और OA की वैल्यू कितनी होगी? ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन था ना, OA किसके इक्वल है? R के इक्वल, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे R। तो यहाँ आपके पास रिलेशन आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में निकालना है। तो 10 डेल्टा किसके इक्वल आ गया? F अपॉन में R। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की टर्म में कैसे लिखेंगे? आपको पता है V नो, आपको पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन में R। यहाँ देखो F अपॉन में R को क्या लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 10 लैम्डा इज इक्वल टू F अपॉन में R को क्या लिख दोगे? म्यू। अब देखो ये रिलेशन आ गया ना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन आ गया कि म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा। नोट करें। ओके, अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज की। तो एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली क्या होता है बेटा? देखो ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है, राइट। ये इंक्लाइन प्लेन का एक ऊपर वाला हिस्सा उठा हुआ है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा, राइट। अब एक बात बताओ बेटा, इसके ऊपर मान लो मैंने कोई एक मास रख दिया, ठीक है, क्या ये मास मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा। अब देखो जैसे जैसे मैं इंक्लाइन प्लेन का ये वाला थीटा वाला एंगल इंक्रीज करूं, मैं इस वाले पोर्शन को ऊपर लेके जाऊं, तो ये जो डस्टर है ये एक ऐसी स्टेज आएगी जस्ट नीचे आने वाला हो जाएगा, जस्ट चलने की। और दिस ये जो डस्टर है, दिस डस्टर विल बी एट द वर्ज ऑफ मोशन, ये चलने की कगार पे होगा, और उस टाइम जो एंगल होगा वही क्या होगा? एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब देखो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है, और मैं थीटा एंगल बढ़ा रहा हूं, और थीटा एंगल बढ़ाने से ये मूव नहीं कर रहा है, ना ही मोशन की, ना ही ये जो डस्ट है एट द वर्ज ऑफ मोशन आ रहा है, राइट। लेकिन जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाता जाऊंगा तो उस टाइम क्या होगा? एक मोमेंट आएगा, क्या आएगा? एक ऐसा मोमेंट आएगा कि ये जो डस्टर है चलने की कगार पे आ जाएगा,
राइट। अभी तो चल ही पड़ा, ठीक है। जैसे मान लो ये डस्टर है, जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी तक ये चल नहीं रहा है। देख अब ये चलने की कगार पे आ गया, अब थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाऊंगा तो ये आगे चल पड़ेगा, राइट। तो मतलब इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल, इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल जिसपे क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चलने की कगार पे आ जाए, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। तो मान लो कि अब इस टाइम पे कोई थीटा एंगल बना, थीटा एंगल बनने से ये ब्लॉक देखो बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, ठीक है। तो उस टाइम जो ये वाला एंगल होगा इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन होगा उस टाइम इस पे नेट फोर्स जीरो होगी, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पे नेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है, ठीक है। और उस टाइम इंक्लाइन प्लेन का जो ये वाला एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। चलो हम इस सिचुएशन को देखते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, सपोज दिस इज इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन का कुछ एंगल है थीटा, और ये थीटा वो एंगल है कि ये एंगल थीटा होने से इस इंक्लाइन प्लेन पे जो मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m है, वो किस पे है, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, किस पे, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। ये डस्टर है मान लो, और ये जस्ट चलने की कगार पे है, राइट। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास में यहाँ पे दिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक पॉइंट बना दिया, इस ब्लॉक का मास यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक, अब सपोज करो ये सरफेस ऐसे होता, सरफेस ऐसे होता और पॉइंट ऐसे होता, तो mg फोर्स ऐसे एक्ट करती और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करती, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन अलग हो गई ना, मतलब क्या है, अब सिचुएशन ये बन गई, m मास ऐसे है, ठीक है, m मास ऐसे, देखो तो नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी, ये आपको पता है। लेकिन क्या m मास इस तरफ एक्ट करेगा, नहीं, mg कहां आ जाएगा, इस तरफ नीचे आ जाएगा, राइट। तो इसी से इन सब चीजों को समझने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो आप देख रहे हो इसका m मास है, ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, ये प्लेन में है, तो हम क्या करेंगे, इसकी x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दूं। इस ये जो m मास है इसकी x एक्सिस कौन सी बनी, ये वाली m मास की क्या बनी, x एक्सिस, और m मास की y एक्सिस क्या होगी, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ये मैंने बना दी परपेंडिकुलर एक्सिस, ये इस मास की मैंने x और y एक्सिस बना दी, इस मास की, ठीक है ना। और ये x एक्सिस इसकी इंक्लाइन प्लेन की है। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो m मास है, mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इस m मास को नीचे की तरफ खींचेगी, इधर mg फोर्स कहां एक्ट करेगी, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाला इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा हो तो ये वाला एंगल कितना होगा, मैं कह दूं थीटा होगा। आप कहोगे सर कैसे, ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, चलो हम इस एंगल को थीटा बताते हैं कैसे होगा। आपको ये तो पता है ना कि एक x एक्सिस और एक y एक्सिस हो, उनका ये वाला एंगल 90, ये 90, ये 90, ये 90, इतना तो मैथ में आप जानते हो। चलो अब एक बात बताओ बेटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना, 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो अब एक ट्रायंगल बन गई ना, ये वाली ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये वाला एंगल कितना बना, कितना बना बेटा ये वाला एंगल, भाई देखो तो ये वाला एंगल कितना बन गया, टोटल तीनों एंगल का सम कितना होना था, 180 होना था, 180 में से इन दोनों एंगल का सम माइनस कर दो, कितना, 90 प्लस थीटा, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब ये वाला एंगल कितना बन गया, 90 माइनस थीटा, कितना बन गया, 90 माइनस थीटा। अब एक बात बताओ, ये वाली x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है, ये वाला कंप्लीट वाला एंगल कितना होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 90, ये कितना होना चाहिए था, 90, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल होना चाहिए था 90, और ये कंप्लीट एंगल किस किस का सम है, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला बचा हुआ कितना बन गया, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, थीटा, ये वाला एंगल कितना बनेगा, थीटा,
होपफुली ये आपको समझ में आ चुका है। इसको मैं रब कर देता हूं और इंक्लाइंड प्लेन का डायग्राम हम एक बार फिर से बनाएंगे, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का डायग्राम, इसमें एंगल समझा दिया है, ठीक है। तो आपको पेपर में जस्ट ऐसे नहीं करना है, सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक है एम मास का, और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है बेटा। और इंक्लाइंड प्लेन का मास यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब आप इंक्लाइंड प्लेन की एक्सिस बना दो, ये वाली बनी एक्स एक्सिस, और ये इंक्लाइंड प्लेन की, ये बनी इंक्लाइंड प्लेन की वाई एक्सिस, राइट। और इंक्लाइंड प्लेन का m मास है तो mg कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। याद रखना जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा हमेशा वो यही एंगल यहाँ पे होगा, थीटा, ठीक है। यहाँ थीटा डैश होगा तो ये थीटा डैश होगा बाय ज्योमेट्री, मैंने बता दिया कि क्यों, ठीक है। अब एक बात बताओ, mg एक फोर्स है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक वेक्टर क्वांटिटी ने जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनाती है वहां उसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोसाइन, तो ये वाला बन जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। और यहां से ठीक 90 पे कौन सा आ जाएगा, mg sin थीटा, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, ये जो मास m है इस पे सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ हो जाएगी, ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी r, ठीक है। तो अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट में लिख लो, देखो, द वेट mg कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट, इसको टू कंपोनेंट में आप रिजोल्व कर सकते हो, कंपोनेंट, ठीक है। mg cos थीटा अलोंग x एक्सिस, मास के mg cos थीटा अलोंग y एक्सिस, एंड mg sin थीटा अलोंग x एक्सिस, ठीक है। वेट को रिजोल्व कर दिया। देखो बेटा, इंक्लाइंड प्लेन पे आपने थीटा एंगल पे मास रखा हुआ है, ठीक है। और ये वो थीटा एंगल है जिस एंगल पे आप ब्लॉक को रखते हो तो ब्लॉक जस्ट नीचे चलने की कगार पे आ जाता है, चलेगा नहीं। तो उस केस में जब ब्लॉक चलेगा नहीं तो देखो इस ब्लॉक पे mg फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो इस पे मान लो 5 न्यूटन फोर्स नीचे लग रही है तो 5 न्यूटन ऊपर भी तो लगनी चाहिए ना। वो फोर्स कौन सी है, मान लो ब्लॉक नीचे की तरफ चलने की कगार पे आया है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, वो कौन सी लगेगी, वो लगेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यू गेटिंग माय पॉइंट। और mg cos थीटा नीचे लग रहा है, ये एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन कहां हुआ, ऊपर। अब इस ब्लॉक पे नेट फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, वर्टिकल एक्सिस ये, ना तो कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है ना वर्टिकल एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि ब्लॉक जस्ट चलने की कगार पे है, रेस्ट पे ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी और फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक चल पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखो यहां पे, सिंस ब्लॉक इज ऑन वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ मोशन, बट नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखो नेट फोर्स कहीं एक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि नेट फोर्स किसी डायरेक्शन में एक्ट करगी तो ब्लॉक चल ही पड़ेगा, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि mg sin थीटा किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल, एंड mg cos थीटा किसके इक्वल होगा, r के इक्वल। mg cos थीटा किसके इक्वल होगा, r के इक्वल, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूंगा, लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट में, तो दोनों को डिवाइड करूंगा तो mg sin थीटा को मैं mg cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा f अपॉन में r, राइट। तो mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ अपने को मिलेगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा कितना, tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन में r, ठीक है। आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, लिखो बट वी नो, आप और भी जानते हो क्या, म्यू अभी पढ़ा था ना,
म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन में आर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो था, तो आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन में आर इज इक्वल टू म्यू, इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, और यहाँ पे और लिखो वी ऑल्सो नो, आप और भी कुछ जानते हो, वी ऑल्सो नो। आपने देखा था कि टेंजेंट लैम्डा किसके इक्वल था, म्यू के इक्वल था, म्यू के, टेंजेंट लैम्डा किसके इक्वल था, म्यू के इक्वल। मतलब ये आपने रिलेशन निकाला था ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में, लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज है, थीटा यहाँ पे ये क्या चीज है, एंगल ऑफ रिपोज। तो आप क्या लिख सकते हो, सो अल्टीमेटली यू कैन से tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन में आर इज इक्वल टू म्यू, इज इक्वल टू म्यू को क्या लिख सकते हो, टेंजेंट लैम्डा, क्या लिख सकते हो, टेंजेंट लैम्डा, राइट। तो ये आपके पास एक मास्टर रिलेशन हो गया है। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे इतना करके छोड़ दोगे तो भी ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो नोट, नोट। ठीक है, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से हम क्या कह सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट लैम्डा, टेंजेंट थीटा, थीटा एंगल ऑफ रिपोज, लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब ये सारे इक्वल में, मास्टर रिलेशन में क्या इक्वल है, याद रखना आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ से इस रिलेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ कि टेंजेंट थीटा और टेंजेंट लैम्डा इक्वल है, तो आप लिख सकते हो। फिर आप क्या करोगे, टेकिंग टेंजेंट इनवर्स बोथ साइड, टेकिंग टेन इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ मैं टेंजेंट इनवर्स ले लूंगा, तो टेंजेंट की पावर -1 इधर ले लिया, यहाँ पे टेन थीटा, इधर भी टेंजेंट की पावर -1 ले लिया, ये बना टेन लैम्डा। ठीक है, अब देखो टेंजेंट की पावर -1 से टेंजेंट काटा, टेंजेंट की पावर -1 से टेंजेंट काटा, तो यहाँ पे रिलेशन मिल गया अपने को थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। क्या रिलेशन मिला, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो आप कह सकते हो कि एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज थीटा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होंगे। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होंगे। और ये हमने कौन सा केस डिस्कस किया है, किस केस में, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हो और वो एट द वर्ज ऑफ मोशन हो, राइट। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली जितना भी मैंने आज आपको करवाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इन टॉपिक पे, तो इन सभी टॉपिक को आप एक बार अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट, सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।